पापा देखो मैं जीत गई। अरे वाह, मेरी बिटिया टॉफी लेकर आई है। टॉफी नहीं पापा, इसे ट्रॉफी कहते हैं। हाँ हाँ, वही वही। वैसे किस चीज में जीती बिटिया रानी ये टॉफी? पापा वो स्कूल में ना मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता हुई थी। पता है, सारी लड़कियों में सबसे अच्छी मेहंदी मैंने लगाई और इसीलिए मुझे ये इनाम मिला है। ये है राधे श्याम और उसकी बेटी कोमल। राधे श्याम गाँव में रहने वाला एक सीधा साधा किसान था। उसकी पत्नी का नाम सरला था। राधे श्याम अपने परिवार का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करता था। सरला घर संभालती थी और कोमल 12वीं की पढ़ाई कर रही थी। कोमल को मेहंदी लगाने का और मेकअप करने का बहुत शौक था। फिर उसी शाम, तू पढ़ाई में तो कभी अव्वल नहीं आती, बस इन्हीं चीजों में दिमाग लगता है तेरा। तो क्या हुआ माँ, पढ़ाई में भी ठीक ठाक नंबरों से पास तो हो ही जाती हो ना। देखो तो कैसे पटर पटर बोलती है। सुन रहे हो आप? रहने दो जी, आप क्या सुनोगे, आप ही ने तो बिगाड़ कर रखा है इसे। हाँ भाई, तो क्या गलत किया है? अच्छा कोमल बिटिया, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ पापा बोलिए ना। बेटी, वो बगल के गांव में अपने एक जानने वाले हैं, राम स्वरूप जी, आज मिले थे। तो वो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पर क्यों? अरे पगली, अपने बेटे से तेरी शादी करवाने के लिए, और किस लिए? शादी? पापा मुझे भी आपसे एक बात करनी है। हाँ बताओ बेटिया। पापा मैं ना 12वीं के बाद शहर जाना चाहती हूँ। हैं? पर क्यों? माँ मैं ना शहर जाकर ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहती हूँ और फिर कोर्स करने के बाद वही शहर में ही एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। पर बेटिया, इस सब में तो। हाँ पापा, इस सब में बहुत खर्चा होगा, लेकिन पापा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी मेहनत से काम सीखूंगी और फिर खूब पैसे कमाऊंगी। अरे पर तुझे शहर भेजने के लिए पैसे आएंगे कहाँ से? अब इंतजाम हो जाएगा। अगर कोमल जाना चाहती है तो उसे जाने दो, मैं कुछ इंतजाम कर ही लूंगा। राधे श्याम से मंजूरी मिलने से कोमल बहुत खुश थी। उधर रात को सरला ने राधे श्याम से पूछा, आपने कोमल से झूठ क्यों कहा? मैंने कब झूठ कहा? आपने कहा ना कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा, पर कैसे? इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? अरे तुम चिंता मत करो, भगवान की दया से इस बार फसल ठीक ठाक हुई है, और अगर कुछ कमी रह गई तो साहूकार जी से कुछ पैसे उधार ले लूंगा, फिर चुकाता रहूंगा आराम से। और क्या? आराम से? वो लाला खाल खींच लेता है, भूल गए क्या? देखो सरला, पहली बार तो कोमल ने कुछ मांगा है और मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। तुम देखना, एक दिन वो तुम्हारा, मेरा और इस रामपुरा का नाम रोशन करेगी। हाँ। कुछ दिन बाद ही कोमल का 12वीं का रिजल्ट आया और वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। फिर उसने शहर में एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ब्यूटिशियन के कोर्स के लिए एडमिशन ले लिया। राधे श्याम ने अपनी पूरी फसल बेचकर और कुछ पैसे उधार लेकर सारा इंतजाम किया। कोमल अपना सपना साकार होते देख बहुत खुश थी, तो उसे खुश देखकर राधे श्याम और सरला भी खुश थे। अच्छा पापा, चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, और माँ तुम भी। तू खुद ही तो जाना चाहती थी, अब रो क्यों रही है पगली? अच्छा चलो, थोड़े आंसू इसकी विदाई के लिए बचा कर रखो। इसके बाद कोमल शहर चली गई और खूब मन से ब्यूटिशियन का कोर्स करने लगी। वो समझती थी कि उसके पिता ने उसके लिए कितनी मेहनत की है, इसीलिए वो भी बिना किसी लापरवाही के सब कुछ सीखने लगी। इंस्टीट्यूट में चाहे कोई एग्जाम हो या फिर कोई कंपटीशन, पहले नंबर पर हमेशा कोमल ही होती थी। फिर एक दिन, नमस्ते पापा, कैसे हो आप? हम ठीक हैं बेटिया, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ पापा। पापा आपको पता है, आज मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी। अच्छा, तो बताओ क्या सीखा? पापा वो कुछ घरेलू सामान और कुछ सब्जियों से भी हम अपनी त्वचा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, और इसे हर्बल कॉस्मेटिक कहते हैं। क्या? हरीलाल? हाँ पापा, हरीलाल। क्या छोड़ो, अब माँ कैसी है? अच्छी है, दिन रात तुझे याद करती है। बस पापा अब कुछ ही दिनों की बात है, कोर्स पूरा करके जब मैं अपना पार्लर खोलूंगी तो खूब पैसा कमाऊंगी, और फिर आप, मैं और माँ सब एक साथ रहेंगे। ठीक है बिटिया, पर अभी तुम इतना सब मत सोचो और खूब लगाकर अपना काम सीखो। अच्छा? कोमल की बात सुनकर राधे श्याम हंसा जरूर था, लेकिन उसे कोमल ने एक और नई टेंशन दे दी थी। कोमल ने फोन पर कहा था कि वो शहर में अपना पार्लर खोलेगी, यानी उसे दुकान का एडवांस और सामान वगैरह खरीदने के लिए और पैसे चाहिए होंगे। ये बात सोचकर राधे श्याम गहरी सोच में पड़ गया। उसे उदास देखकर सरला ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, कुछ परेशान लग रहे हो? सरला, कुछ और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। क्यों, क्या हुआ जी? अरे अपनी कोमल का कोर्स खत्म होने वाला है, तो वो शहर में ही, वो क्या कहते हैं वो, हाँ, अपना ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती है। तो सामान वगैरह के लिए उसे शुरू में तो कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे ना भाई। अरे पर शहर में क्यों, वो अपनी दुकान यहाँ गाँव में नहीं खोल सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो? अच्छा बताओ, अगर कोमल ने गांव में ब्यूटी पार्लर खोल भी लिया तो यहाँ कौन जाएगा उसके पास? उसने बताया मुझे, शहर में पूरे 100 रुपयों में तो बाल काटते हैं और सजाने संवारने के पूरे 1000 रुपए लेते हैं ब्यूटी पार्लर वाले। हैं, अब बताओ, तुम करोगी खुद पर इतना खर्चा? ना पापा, इतना महंगा, हम तो घर पर ही सज लेते हैं। हाँ तो बस,
तुम्हारी ही तरह गांव की बाकी औरतें भी उसकी कला की कद्र नहीं जान पाएंगी। इसलिए जरूरी है कि वो वहीं दुकान खोले। शहरी औरतें खूब जाएंगी अपनी कोमल की दुकान पर। खैर, मेरे मन में एक विचार था। हाँ बताओ, वैसे भी अब बचा ही क्या है। मैं सोच रहा हूँ कि जो पैसे हमने कोमल की शादी के लिए जोड़े हैं ना, अब उसे वही पैसे दे देते हैं। राधेश्याम की बात सुनकर सरला ना तो हाँ कह पाई और ना ही मना कर पाई, क्योंकि उनके पास और पैसे थे ही नहीं। दोनों कोमल के पैसे मांगने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद कोमल अपना पूरा सामान लेकर गाँव आ गई। अरे बेटी, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे अचानक आ गई, कुछ बताया भी नहीं आने से पहले। हाँ माँ, मुझे आप दोनों को सरप्राइज देना था। वैसे भी माँ, तुम मुझे कितना याद कर रही थी, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ और अब शहर वापस नहीं जाऊंगी, यही आप दोनों के पास रहूंगी अब। वो तो ठीक है बेटिया, पर तेरा सपना, तेरा वो ब्यूटी पार्लर। हाँ पापा, मेरा सपना भी पूरा होगा और मेरा ब्यूटी पार्लर भी खुलेगा, पर वहाँ शहर में नहीं बल्कि यहाँ गाँव में। है? मैं कुछ समझा नहीं बेटिया, यहाँ गाँव में कैसे चलेगा तेरा ब्यूटी पार्लर? खूब चलेगा पापा। जब मैं कोर्स कर रही थी ना, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि केमिकल से भरे हुए प्रोडक्ट से तो कोई भी अपनी स्किन को अच्छा कर सकता है और मेकअप वगैरह भी कर सकता है, पर मैं कुछ अलग करूंगी। मैं सिर्फ देसी चीजों का इस्तेमाल करूंगी और उन्हें भी खुद अपने खेत में उगाऊंगी। बात सुनने में तो अच्छी लग रही है बिटिया, पर मुझे तो गेहूं और धान के अलावा कुछ और उगाना आता ही नहीं है। पापा उसकी टेंशन मत लो आप, आपकी होनहार बेटी अब सब सीख कर आई है। हम अपने खेत में एलोवेरा, मेहंदी, हल्दी, गुलाब जैसी कई चीजें उगाएंगे और इन सब से मैं खुद अपने हाथों से ब्यूटी केयर प्रोडक्ट बनाऊंगी, जो असरदार भी होंगे और सस्ते भी। फिर आप देखना, यहाँ गाँव की औरतें भी मेम साहब बनकर निकला करेंगी अपने घरों से। वो सब तो ठीक है, पर बेटिया गाँव की औरतें तुम्हें अपनी मेहनत की सही कीमत नहीं दे पाएंगी। यहाँ तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अरे तो ये किसने कहा कि जरूरतें सिर्फ शहरों में ही पूरी होती हैं? अगर अच्छी चीजों के लिए गांव के लोग शहर जा सकते हैं, तो शहर के लोग गांव भी आ सकते हैं पापा। बस जरूरत ये है कि हम वाकई लोगों को वो क्वालिटी और सर्विस दें, जिससे लोग सीधे हमारे पास ही आए। और वैसे भी अपना गांव शहर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है पापा। अगर मैंने जो सोचा है वो ठीक से कर पाई तो आप देखना, यहाँ गाँव में ही क्या करके दिखाऊंगी। अगले ही दिन से कोमल और राधेश्याम जी जान से अपने खेत में जुट गए। कुछ ही दिनों में उनके खेत में हर वो चीज मौजूद थी जो स्किन केयर या मेकअप के काम आ सकती थी। कोमल ने अपनी शादी के लिए जोड़े गए पैसों से अपने घर को एक पार्लर का लुक दिया, जहाँ लोगों को वेटिंग में बैठने के लिए कुर्सी नहीं बल्कि खाट दी गई थी। गांव की औरतों को कोमल का ग्राहक बनने में समय नहीं लगा, लेकिन कमाल की बात ये थी कि हर्बल पार्लर की खबर सुनते ही शहर से भी बड़ी तादाद में लड़कियां और औरतें रामपुरा गाँव आने लगी, जिससे कुछ ही समय में कोमल की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई और बहुत तेजी से सब कुछ बदलने लगा। मैंने कहा था ना पापा, अपना पार्लर खूब चलेगा। हाँ बेटिया, सच में तुमने कमाल कर दिखाया। सरला, देख रही हो अपनी बिटिया को? जितना मैं 6 महीने में नहीं कमा पाता था, उतना इसने बस 1 महीने में ही कमा कर दिखा दिया। राधेश्याम खुशी के आंसू लिए वहाँ से चला गया और गांव की चौपाल पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात करने लगा। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक महिला ने राधेश्याम से पूछा, सुनिए अंकल, ये कोमल का गाँव है ना, वो जो? हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आई हैं। आप आगे से दाएं चले जाइए, कोमल बिटिया का हर्बल ब्यूटी पार्लर वहीं है। कोमल ने न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि अब तो रामपुरा को भी उसके नाम से ही जाना जा रहा था। लेकिन ये जीत अकेले कोमल की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की भी थी जो राधेश्याम को हमेशा से अपनी बेटी पर था। दिव्या बेटा, बुआ जी, मौसी और सभी रिश्तेदारों को सामने वाले हॉल में ही भेज दो। भावना आ गई है, वो वहीं सबका मेकअप कर देगी। मम्मी, मुझे भावना से तैयार नहीं होना, बहुत ही सस्ता मेकअप यूज करती है वो। मैं तो मार्केट में जो नया ब्यूटी पार्लर खुला है वहीं तैयार होने जा रही हूँ। आप हो जाना उस भावना से तैयार। चल निधि, हम तैयार होने चलते हैं। आखिर मेरे इकलौते भाई की शादी है, इतनी सस्ती ब्यूटी पार्लर वाली से थोड़ी तैयार होंगी मैं। इस लड़की का दिमाग भी पता नहीं कहाँ रहता है। भावना इतना अच्छा मेकअप करती है, मेरी खास सहेली की बेटी है, कोई बाहर की तो है नहीं। इतने सालों से हमारे घर आ रही है। जब भी कहीं जाना होता है, बेचारी को एक बार फोन में लगाती हूँ और झटपट चली आती है। आज तक इसने कभी मना नहीं किया मुझे। मैं ही चली जाती हूँ तैयार होने। बहन जी, मुझे मेहमानों के बीच पहले पहुंचना है। मैं जरा भावना से जूड़ा बनवाकर साड़ी पहन लेती हूँ, नहीं तो वैभव के पापा गुस्सा करेंगे कि अभी तक तैयार नहीं हुई। भावना बेटा, एक काम कर, तू पहले मुझे तैयार कर दे, बाकी सब रिश्तेदारों को एक एक कर तैयार कर देना। ठीक है आंटी जी, आइए मैं आपका जूड़ा बना देती हूँ। आंटी जी, ये मैं ताजे गुलाब के फूल लाई थी, आपके जूड़े में लगा देती हूँ। आंटी जी, अंकल आपको बुला रहे हैं अभी इसी वक्त। आ रही हो बेटा। थैंक यू भावना, मेरे लिए इतना सोचने के लिए। चल अब तू ना इन सबको भी तैयार कर दे, तब तक मैं वैभव के पापा के पास जाती हूँ। बारात के निकलने का समय हो रहा है, सब मेहमानों को भी देखना है। और तू भी कुछ खा ले, बहुत देर से मेकअप कर रही है। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? सब खत्म हो गया सुषमा, ये शादी नहीं होगी। पर हुआ क्या? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ पापा, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। मेहता साहब का फोन था, उनकी बेटी पूनम और तुम्हारी होने वाली बहू
अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। सारी बिरादरी में हमारी बदनामी हो जाएगी। सारे मेहमान आ गए हैं। वैभव की शादी नहीं हुई तो सब मेहमान बातें बनाएंगे। वैभव की शादी होगी और आज ही होगी। मेरी नज़र में एक बहुत ही सुशील और समझदार लड़की है। मैंने एक बार पहले भी उसके बारे में जिक्र किया था, पर वैभव को पूनम पसंद थी, इसलिए मैं चुप हो गई। तुम कहीं भावना की बात तो नहीं कर रही? तुम्हारी सहेली की बेटी जो ब्यूटी पार्लर का काम करती है। माँ, तुम भावना के साथ मेरी शादी के बारे में सोच रही हो? वो भावना जो हॉल में सब रिश्तेदारों का मेकअप कर रही है। माँ, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। भावना में कमी क्या है? उसकी माँ मेरी बचपन की दोस्त है। भावना भले ही हमारे जैसी अमीर नहीं, पर दिल की बहुत अच्छी है, और हमारे पास इस बदनामी से बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैभव, तुम्हारी माँ शायद ठीक कह रही है। तुम्हें भावना से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने सुजाता को शादी में बुलाया था, वो पहुंचने वाली होगी। भावना तो यही है। मैं उसे एक अच्छा सा शादी का जोड़ा देकर तैयार होने के लिए कहती हूँ। वो बहुत अच्छी है, मेरी बात मान जाएगी। सुषमा भावना के मम्मी पापा और भावना से सारी बात करती है। वैभव भी बड़ी मुश्किल से इस शादी के लिए तैयार होता है और भावना की शादी वैभव से हो जाती है। सब कुछ अचानक हुआ तो सब कुछ संभलने में वक्त तो लगना ही था। मम्मी, आपने इस भावना की शादी भैया से करवा तो दी, पर मैं इसे अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी, और भैया भी इस लड़की से शादी करके खुश नहीं है। दिव्या गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है। वैभव भी भावना से शादी होने पर गुस्से में था। तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मान लूंगा। तुम्हें मम्मी शादी करके लाई है, बस उन्हीं से मतलब रखो। मेरे से बात संभालने की कोशिश भी मत करना। भावना, तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पर आज तुमने हमारे घर की इज्जत रख ली, इसके लिए तुम्हारा बहुत बड़ा शुक्रिया। भावना सब कुछ हालातों की मजबूरी समझकर चुप हो जाती है। सुषमा भावना को बहुत प्यार करती थी। भावना इसी बात से बहुत खुश थी। मम्मी जी, मैं ब्यूटी पार्लर के लिए निकलती हूँ। कुछ दिनों से पार्लर बंद है तो सभी के फोन आ रहे हैं। हाँ हाँ भावना बहू, काम तो पहले जरूरी है, तुम समय पर जाओ। और हाँ, ये मैंने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना दिए थे, तुमने नाश्ता भी नहीं किया तो ये खा ले। मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। मैंने जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो आप जैसी माँ समान सास मुझे मिली। मेरी बहू भी तो अच्छी है। चल अब जल्दी से ब्यूटी पार्लर पहुंच, कस्टमर इंतजार कर रहे होंगे। इतना घटिया ब्यूटी पार्लर है, सारा दिन मक्खियां मारती होगी और दिखा तो ऐसे रही है जैसे बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर चलाती हो। दिव्या, भावना अब तुम्हारी भाभी है, उसके लिए तमीज से बात करो। भावना ब्यूटी पार्लर आ जाती है। वैभव के ऑफिस में भी सबको पता चल जाता है कि वैभव की शादी एक ब्यूटी पार्लर वाली लड़की से हुई है। कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। एक दिन वैभव के ऑफिस की छुट्टी होती है, तभी वैभव के बॉस का फोन आता है। जी सर, गुड इवनिंग। वैभव, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। मेरी हेल्प सर? सब ठीक तो है? वैभव, मतलब हेल्प मुझे नहीं, मेरी मिसेस को चाहिए थी। वो आज ट्यूसडे है और बाजार बंद है। मेरी वाइफ ने जिस पार्लर में बुकिंग की थी वो आज क्लोज है। उस पार्लर वाली को कहीं बाहर जाना पड़ा। अब आसपास के भी पार्लर बंद हैं। हमें नज़दीकी रिश्तेदारों में आज फंक्शन में जाना है और मेरी वाइफ को साड़ी बांधनी नहीं आती है। मुझे पता चला था कि तुम्हारी वाइफ का ब्यूटी पार्लर है। अगर वो मेरी वाइफ की मदद कर देती है, मतलब तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भावना को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अपनी वाइफ को गाड़ी में तुम्हारे घर भेज देता हूँ। सर, मैं खुद भावना को आपके घर ले आता हूँ, आप परेशान मत होइए। ओह, फिर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, तुम मेरे घर ही आ जाओ। मैंने भावना को इतना गलत बोला है, अब उसे किस मुंह से कहूँ कि वो बॉस की वाइफ को तैयार करने के लिए मेरे साथ इनके घर चले। मैंने सब सुन लिया है, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ चलती हूँ। मुझे 2 मिनट बस मेकअप किट रखना है। वैभव भावना को लेकर अपने बॉस के घर जाता है। भावना वहां जाकर बॉस की पत्नी को रेडी कर देती है। भावना, तुम तो बहुत सुंदर मेकअप करती हो। मैं तो अब तुम्हारी परमानेंट क्लाइंट बन गई हूँ। थैंक यू सो मच। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके काम आ सकी। वैभव सचमुच अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदा था। वो भावना से सॉरी बोलता है। सॉरी भावना, मैंने तुमसे बहुत गलत व्यवहार किया। नहीं नहीं, आपको मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखा बेटा, भावना कितनी अच्छी लड़की है। आखिर मेरी पसंद कभी गलत हो ही नहीं सकती। मम्मी, ये देखो, मेरी फ्रेंड मेरे लिए न्यू कंपनी की ब्लीच लेकर आई है। उसने कहा ये ब्लीच इंस्टेंट है, लगाते ही 5 मिनट में असर कर देती है। कल मेरे कॉलेज का फेयरवेल है, मैं सोच रही हूँ यही ब्लीच लगा लूँ। दिव्या, ये ब्लीच अच्छी कंपनी की नहीं है। मेरे पास भी कोई इसे बेचने के लिए आया था, पर इस ब्लीच के बारे में मैंने सुना हुआ था। कई लोगों के फेस पर इस ब्लीच को लगाकर रिएक्शन हो गया और एलर्जी हो गई। तुम अपने काम से काम रखो, बीच में मत बोला करो। मैं यही ब्लीच लगाऊंगी। दिव्या भावना की बात को अनसुनी कर देती है और ब्लीच लगा लेती है, पर ब्लीच लगाने के कुछ देर बाद ही दिव्या के फेस पर एलर्जी हो जाती है और उसका फेस लाल हो जाता है। ये क्या, मेरे फेस पर ये एलर्जी कैसे हो गई? मेरा फेस तो पूरी तरह से लाल हो गया है। और खुजली भी बहुत हो रही है। मैं क्या करूं? मुझे तो कॉलेज फेयरवेल में पहुंचना है। भावना ने तुम्हें मना किया था कि ये ब्लीच मत लगाओ, पर तुमने उसकी बात को अनसुना कर दिया। अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? भावना से पूछो, शायद उसके पास इस एलर्जी को दूर करने का कोई उपाय हो। भावना भाभी, मेरी मदद करो, मेरा तो पूरा फेस एलर्जी से भर गया है। मुझे शाम को फेयरवेल के लिए पहुंचना है। घबराओ नहीं दिव्या, कुछ नहीं होगा।
सबसे पहले ये एलर्जी ठीक करने वाली टैबलेट खाओ, बाकी मैं तुम्हारे फेस पर एक पैक लगा रही हूँ, इससे तुम्हारे फेस को ठंडक मिलेगी। भावना इसी तरह दिव्या को कुछ आरामदायक चीजें देती है, जिससे कुछ ही घंटों में दिव्या का फेस बिल्कुल ठीक हो जाता है। थैंक यू भावना भाभी, आप बहुत अच्छी हो। मैंने आपको हमेशा गलत समझा, आपका कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा अपमान किया। आप मेरी सबसे प्यारी भाभी हो, सबसे प्यारी भाभी और सबकी प्यारी बहू भी। इतना प्यार देखकर भावना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दिव्या को गले से लगा लेती है।